जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है जी भाई। तसल्ली से पहले इसको देख लें, इसमें कोई सवाल किसी किस्म का है तो पूछ ले, कन्फ्यूज़न नहीं छड़ना, कन्फ्यूज़न नहीं छड़ना। थोड़ा सा इधर आसानी की मैंने, लेकिन यहाँ थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन खैर जी। कोई क्वेश्चन यहाँ पर? नोट में बेटा वो एरर करेक्शन में नहीं बनाते, पॉलिसी चेंज में बनाते हैं। ये भी अभी लिख देता हूँ, मुझे अभी याद कराना, पहले मैं सवाल का जवाब दे लूँ। ब्रेक में भाई सवाल करने की कोशिश करते जी, क्या मसला है? परपेचुअल सिस्टम हो तो ये जितने भी क्लोजिंग स्टॉक आपके होंगे ये बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकले होंगे लेजर में, यानी ओपनिंग प्लस डेबिट्स लेस क्रेडिट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग। तो अगर परपेचुअल सिस्टम में ये वाला चेंज आप स्टॉक में करेंगे तो फिर एक क्लोजिंग का इम्पैक्ट अगले साल के ओपनिंग पे भी डालना है, तो वो फिर जैसे बैलेंस शीट में पीपी बनाते थे आपको ये स्टॉक भी वैसे ही करना पड़ता। ये समझाया था मैंने, समझ आ गई अब बात की? अच्छा जी, लो जी, मैंने किसी याद ही नहीं कराया कि बह के पढ़ा लीदा। देखो जी, ये थोड़ी सी बात अब मैं कर ही लूँ। मखा जो है ना, यानी खामखा आप लोग फिर भूल जाते हैं। IS 8 ये हमें कहता है, IS 8 हमें कहता है, IS 8 के मुताबिक IS 8 का हुक्म है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम 2 साल की बनानी है। वैसे भी 2 साल की ही बनती है, यानी आप अगर कोई भी पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाएंगे तो आपको इनकम स्टेटमेंट 2 साल की ही मिलेगी, चेन इक्विटी 2 साल की ही मिलेगी, बैलेंस शीट भी 2 साल की ही मिलेगी। तो ये तो वैसे ही रूल है, लेकिन IS 8 ने मतलब आपको ये कहा है कि आपने 2 साल की इनकम स्टेटमेंट, 2 साल की चेन इक्विटी और 3 साल की बैलेंस शीट बनानी है। यानी अगर IS 8 अप्लाई हो जाए और वो इस तरह से हो कि ओपनिंग पर भी अप्लाई हो रहा हो तो बैलेंस शीट फिर एक एडिशनल बनती है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए वो लिख दिया। वो जब बने तब बनेगी ना, जब तीसरे साल पे अप्लाई हो नहीं रहा होगा तो वो नहीं बनेगी। सवालों में हमने देख भी लिया था, लेकिन एज अ रूल जिस चीज़ को याद रखना है वो क्या है, इनकम स्टेटमेंट आप बनाएंगे 2 साल की, लेट्स से 2024 और 2023। ने कहा जी 2024 में आप खड़े हैं तो 24 और 23 आप बना लो, और 23 के ऊपर आपने क्या लिखना है फिर? रीस्टेटेड 2024 ऐसे कर देते हैं, SOCI 2024 और 2023 की बनाएंगे। ठीक है जी, और 23 के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा, हाँ, वरना सरताज होगा और तलवार होगी और कंपनी का गला होगा। ठीक है जी, ले। उसके बाद IS 8 ने कहा कि आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो 2 साल की बनानी है। ठीक है जी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ये भी उसने कहा 2 साल की बनाएं। ठीक है, और इसकी शक्ल कुछ यूं होती है कि आप ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। अच्छा, ओपनिंग 2 बार भी आ जाता है, चलो ये भी लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, ताकि मैं 2 बार ओपनिंग जान के 2 बार लिखता हूँ ताकि ये रूल जहन में रहे कि नहीं तो ओपनिंग 2 बार इसलिए लिखता हूँ कि ये रूल जहन में रहे कि चेंज इन इक्विटी 2 साल की बनी है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, कुछ साजा ऐसे भी पढ़ाते हैं कि जो ओपनिंग एक लिखा हुआ है उसी को ही अनएडजस्टेड लिख के उसी के आगे एडजस्टमेंट। स्टैंडर्ड वैसे कहता है एक लाइन आइटम डालो, लेकिन ओपनिंग रीस्टेट करना है ना हमने, तो वो याद रहे कि 2 साल की चेन इक्विटी 2 साल की थी। जो 2 साल से पीछे गलती थी वो ओपनिंग को सही किया, तो ओपनिंग 2 बार लिखा। ये नहीं किया कि हमने पिछले को क्लोजिंग लिख दिया इसी लाइन के अंदर सही किया, ऐसे ना किया था। तो ओपनिंग क्लोजिंग। ठीक है जी, अब मिसाल के तौर पे यही 23-24 की कहानी करें अगर, तो हमारे पास ये क्लोजिंग पड़ा होगा 31 दिसंबर 24 पे, ये क्लोजिंग होगा 31 दिसंबर 23 पे, ये क्लोजिंग होगा 1 जनवरी 23 पे, और ओपनिंग, और ये दोबारा ओपनिंग आ जाएगा 1 जनवरी 23। ठीक है, उसके बाद मैं सिर्फ बात करूं रिटेन्ड अर्निंग्स की। ठीक है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम अगर बन रहा है
तो आपने अगर इस ओपनिंग को भी रीस्टेट किया है प्रायर ईयर एडजस्टमेंट डालकर, तो फिर आपका जो ओपनिंग है वो आर हो गया है, आर। ठीक है, उसके बाद आपने 23 के साल में 23 का प्रॉफिट ले लेना है। गलतियां अगर सही की हैं तो वो भी आर हो जाएगा, और फिर ना भी कोई गलती हो तब भी आपका, चूंकि ओपनिंग रीस्टेट हो गया है तो क्लोजिंग तो पहले साल का रीस्टेट होना ही है। हाँ, 24 के अंदर आपको रीस्टेटमेंट वाली बात लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो पहली बार आप भेज रहे हैं, लेकिन पॉलिसी चेंज अगर आपने की है तो फिर उसका इम्पैक्ट आप बता दिया करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, यहाँ आर आ जाता है, यहाँ आर आ जाता है और यहाँ आर आ जाता है, ये मैक्सिमम बता दिया मैंने। ठीक है, ओके जी स्टूडेंट। नहीं जी, मैंने तो अब जगह कम होने की वजह से लिखा, बड़ा भी सवाल किया है, मैं को आर लिखता था, मैंने आर लिखना सिखाया है? खबरदार ऐसी को आपने अफवाह फैलाने की कोशिश की तो कौन था? अफवाहें फैलाते हो बेटा, ये तो जगह तंग है ना, रीस्टेटेड लिखना है। ठीक है, पूरा रीस्टेट। अच्छा, और क्या कहा जी इसने, IS8 ने क्या कहा, बैलेंस शीट क्या करो, 3 साल की बनाओ, बैलेंस शीट 3 साल की बनाओ। तो SOFP 3 साल की बनाएं। ओ पाई लिख ला, तेरी मेहरबानी, 3 साल की बनाएं। तो अगर हम इसी एग्जाम्पल को लेकर चलें तो मैं SOFP 24, 23 और 22 3 सालों की बनाऊंगा, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा 23 और 22 दोनों रीस्टेट हुए हैं, तो मैं इन दोनों के ऊपर आर लिख दूंगा। ठीक है जी, रीस्टेटेड, आर नहीं लिखना, रीस्टेटेड लिखना। ठीक है, अच्छा, अब ये तो होगी बात जी आपकी कंपोनेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो है उनकी। ठीक है, उसके बाद बात आती है नोट्स की। ठीक है, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर बात करें नोट्स की, तो अभी मैंने आपको 2 नोट्स सिखाए हैं, तो मैं उन्हीं 2 की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, मैं नोट की शक्लें बना देता हूँ आपको, ज़्यादा बेहतर है। नोट्स में अगर चेंज इन पॉलिसी है, अगर चेंज इन पॉलिसी का नोट बना रहे हो आप, अंग्रेजी से अंग्रेजी तो लिख ही लोगे माशाल्लाह, तो आपने आइटम्स अफेक्टिंग SOCI में लिखना है 24 और 23। ठीक है, ऐसे करके आपके आइटम्स फिर चलते जाएंगे, 1 2 3 आ जाएंगे आगे, जिन जिन में मसला है, जो जो सही हुए। और ऐसे ही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर आपने 24, 23, 22, क्योंकि ये पॉलिसी चेंज का नोट है तो नोट में करंट ईयर का इम्पैक्ट भी बताना है कि हमने जो पॉलिसी चेंज की उसके असरात हमारे करंट ईयर पे ये पड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे आइटम्स अफेक्टिंग SOFP में वो आइटम्स। ठीक है, और अगर आप एरर करेक्शन का नोट बना रहे हैं, अगर आपने एरर करेक्शन का नोट बनाया, करेक्शन ऑफ एरर किया आपने, प्रायर ईयर एरर, लेकिन प्रायर ईयर, करंट ईयर में तो कोई नहीं होता ना, पता ही नहीं चलता लोगों को। करेक्शन ऑफ एरर है अगर, तो बेटा यही करना है, लेकिन आपने 24 नहीं प्रेजेंट करना, आपने करंट ईयर के बारे में नहीं बताना। तो ये जनाब टोटल सारा आपका IS8। ठीक है, स्टूडेंट जी। जैसे हम लोगों ने अभी आपने बताया था कि हम लोगों ने ये पॉलिसी चेंज के नोट में हम लोगों ने वो वाली एडजस्टमेंट्स लेनी है जो पॉलिसी चेंज की वजह से अफेक्ट हुई है।
ऐसे ही सर करेक्शन ऑफ एरर में जो प्रायर ईयर के एरर होगा उससे ही हम लोगों ने एडजस्टमेंट लेनी है कि हम लोग ओवरऑल एडजस्टमेंट लेके चलेंगे अगर उस पर पॉलिसी चेंज भी साथ देगी नहीं, फिर उसमें एरर सिर्फ लेंगे। सिर्फ एरर लेंगे। हाँ, फिर ये तो तभी है जब अहमद भाई वाला काम हो, वो कहे प्रिपेयर रेलेवेंट नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर उसने ये अल्फाज कह दिए तो फिर आपके सवाल में अगर पॉलिसी चेंज भी है और प्रायरी एरर भी है और एस्टीमेट भी है तो तीनों बनाओगे, ठीक है। तो तीसरा भी एक नोट आता है, वो नोट की जगह आप यहीं पर ही रख लेते हैं इंशाअल्लाह, शायद कल आप पढ़ें, वैसे आज भी हो सकता है। मैं जर्नल एंट्रीज की बजाय उस पर भी जा सकता हूँ। कोई एक काम जो करना है मैंने, क्या पसंद करेंगे आप? मैं तुम्हें टाइम नहीं है इस वक्त, तो पता नहीं भाई आवाम ही पूरी नहीं आई होती, असी आने हैं पागल। तो यही अगर थोड़ा सा देर से आप कहते तो यार मैं आप लोगों को इस ठंडे मौसम में ज़रूर एंजॉय कराता, लेकिन अब क्या करें बेटा, फिर पढ़ाई ना करें, फिर यही करते रहे, चले जाते हैं बाहर फिरने चले जाते हैं, फिर एड्डा सवेरे सवेरे उठ के पढ़न आए तो पढ़न तो इलावा सब कुछ कर लिया। अच्छा जी, अब एस्टीमेट चेंज का नोट बहुत सिंपल है, लेकिन उससे पहले ना जर्नल एंट्रीज, बल्कि वो भी देखते हैं, फिलहाल कुछ सवाल अभी और कर लें। ये कर लो, ये भी कर लेते हैं, ठीक है। 6 भी करना है मैंने, लेकिन 6 को दोबारा से देखा था। 6 कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किया ज़िंदगी में? एक बार जब किया था कोई मसला आया था तो दोबारा देख भी लेता है, एक दिन गुजर जाए उस पर। जी कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किया 6 को? KEL इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आए हैं, इजी था, चलो फिर भी इसको एक दफ़ा देख लें आप। इसमें आपको कोई मसला हो तो आपने कल मुझसे पूछना है। तो कोई एक कराऊंगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की एडजस्टमेंट, जैसे अब इसमें गलती है, पहले ये कर लें। ये 7, 8 और 9 जल्दी से करा दूं मैं आपको। 8 में बच्चों को मसला आया होगा, वही पीरियोडिक परपेचुअल का, वही अभी देखते हैं, ठीक है। 8 में भी अभी देखते हैं जी। कौन सा सवाल? नहीं हो सकता 22 में भी हुई हो, आपको क्या पता? तो वो तो बताते नहीं है, यही तो कह रहा हूँ। मैं तो मैक्सिमम ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी 5 साल पे भी गलती हुई है, पिछले 5 साल की भी गलती है, तो करंट नहीं दिखाना, और बैलेंस शीट 2 साल उससे पीछे की और इनकम स्टेटमेंट 1 साल की रह जाएगी। तो सिर्फ रूल बताया कि मैक्सिमम आपका अगर हो जाए 3, 4, 5 साल में पॉलिसी चेंज आ रहा है या एरर आ रहा है, तो पॉलिसी चेंज में करंट ईयर प्लस इनकम स्टेटमेंट 1 साल पीछे की, बैलेंस शीट 2 साल पीछे की। और अगर एरर करेक्शन है चाहे 5 साल का आ रहा है, करंट ईयर को नहीं देना, सिर्फ प्रायर ईयर 1 इनकम स्टेटमेंट में 2 बैलेंस शीट में। ये रूल बताया। मैंने कब कहा मेरे सवाल में कब आ रही है गलती? 23-24 तो मेरे सवाल में पता नहीं, सवाल कहाँ है, सवाल में कौन से साल है, तो मैंने वैसे अज्यूम किया था। अच्छा जी, जरा ये पढ़ लें, अच्छा सवाल है ये भी। रिटेन अर्निंग्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ड्राफ्ट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ऑफ जाहिदी लिमिटेड। अब चेक कर लो, मुझे यूँ लगता है कि पफर वाला सवाल उसने यहाँ से थोड़ा सा निकाला था, एक ये सवाल देखते हुए कि बच्चों ने किया होगा क्वेश्चन बैंक में, और दूसरा मोहानी वाला सवाल देखते हुए, और एक आधी एडजस्टमेंट बीच में और डाली हुई थी। पफर वाला याद है ना, पास पेपर से, ठीक है। तो ये देख लो, जाहिदी की रिटेन अर्निंग्स का कॉलम एक्सट्रैक्ट किया गया चेंज इन इक्विटी में से फॉर द ईयर 31 दिसंबर 20। तो 31 दिसंबर 20 क्लोजिंग, फिर ये आ रहा है, ये 31 दिसंबर 19 आ रहा है, ये 31 दिसंबर 18 आ रहा है, और देखो डिविडेंड भी आ रहा है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे यहीं से सवाल उठाया हुआ है ना, लग रहा है ना। खैर, उसके बाद फाइनल कैश डिविडेंड फॉर द ईयर 18 है, तो 19 में ही आना था। और उसके बाद टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम 19 की आ रही है और टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम 20 की आ रही है, ठीक है। बनी बनाई चेनी गुटी, हमारे पास ओपनिंग भी अवेलेबल है। ऑन 1 जनवरी 18 हम खड़े हैं 20 में, 20 भी नहीं, 19 भी नहीं, उससे भी पीछे 18। ZL had acquired a building at cost of 200 million and had rented it out on the same day for, लो जी, इसका मतलब ये क्या थी, ये फिर क्या बन गई, ये बिल्डिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यानी इसकी एंट्री करनी है आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और कैश क्रेडिट। और अगर आपने इसको कॉस्ट मॉडल पे रखा तो डेप्रिसिएशन करनी है लाइक I16, और अगर फेयर वैल्यू पे रखा तो फिर डेप्रिशिएट नहीं करना, फेयर वैल्यू पर लाना है, और गेन हो चाहे लॉस हो कहाँ ले जाना है, PNL, ठीक है।
ऑन 31 दिसंबर 20, अब 18 गुजरा, 19 गुजरा, 20, तो 31 दिसंबर 20 के एंड पे टेनेंट वेकेटेड द बिल्डिंग और जेडएल ने डिसाइड किया कि इसको हेड ऑफिस बना ले। ठीक है, तो ईयर एंड पे होना है, कोई मसला नहीं। ठीक है, चेंज इन इक्विटी के अंदर इस ईयर एंड की ट्रांसफर का तो कोई मसला नहीं है। मसला कहाँ पे आया? जब हमने कहा चलो जिसको ट्रांसफर करते हैं, फाइनेंस मैनेजर साहब ने, जो शायद बाद में आए होंगे, पहले नहीं होंगे जब ये काम हुआ होगा, फाइनेंस मैनेजर साहब वाज कंसीडरिंग द रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन ऑफ चेंज इन यूज ऑफ बिल्डिंग। जब वो सोच रहा था कि अब ट्रांसफर पड़ा था ना, तो आप फाइनेंस मैनेजर हैं, आप नए नए गए, आपने कहा हाँ ट्रांसफर पड़ा था क्लास में, तो चलो ज़रा अपने नोट्स आज जाके खोलता हूँ, देखता हूँ ट्रांसफर पे क्या एंट्रीज करनी है, क्या ट्रीटमेंट है। वो तो सादा सी बात थी, फेयर वैल्यू मॉडल है, अगर IAS 40 में यूज़ हो रहा तो आपने फेयर वैल्यू पर लाकर ट्रांसफ़र आउट करना है, या ट्रांसफ़र इन, नहीं तो बुक वैल्यू पर। अब ये सोचते हुए आप फिलहाल वैसे ही आपने अपने खाते खूते खोले, तो आपको पता लगा, ही केम टू नो कि बिल्डिंग को तो गलती से उन्होंने PPE बना लिया था, जब से आई थी और डेप्थ करते रहे 20 साल के हिसाब से बिल्डिंग को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाया ही नहीं था। नाउ दिस इज नॉट चेंज इन पॉलिसी, दिस इज, और पॉलिसी चेंज होनी है 2020 के एंड पे बैठ के, यानी कि 21 से नई पॉलिसी लगेगी कि वो नहीं, बल्कि नई पॉलिसी क्या, वो तो खत्म ही हो जाएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। वो पॉलिसी चेंज नहीं है, वो तो चेंज इन यूज है। चेंज इन यूज में क्या करते हैं आप, PPE डेबिट करके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट कर देंगे, ये कहानी खत्म हो गई, वो कोई पॉलिसी चेंज नहीं। लेकिन मुसीबत क्या पड़ी, जब खाते खूते देख रहे थे कि यार ट्रांसफर की क्या एंट्री करेंगे 31 दिसंबर 2020 पे, तो पता लगा 3 साल पहले चवल मारी थी। जो कोई पुराना अकाउंटेंट था, हम तो अब आए हैं ना, ठीक है, अहमद तो अब आया ना, इससे पहले जो अकाउंटेंट यहाँ पे होता था आज से 3 साल पहले, तो अभी 6 महीने भी नहीं ज्वाइन किए हुए उसको, तो इन्होंने कहा जी हमने खाली करा ली बिल्डिंग, अब बिल्डिंग खाली हो गई है, हमने उसको हेड ऑफिस में कन्वर्ट करना है, तो PPE अहमद भाई देख लें ज़रा अकाउंटिंग इसकी कैसे करनी है। तो अहमद भाई ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खाते खूते जब निकाले, जब लेजर वगैरह खोले, तो पता लगा ले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कौन सी, वो तो PPE बना के 3 साल से डेफिसिट करी जा रहे हैं। तो भाई मसला आ गया। ठीक है, अब मसला क्या आया है, एरोनियसली ओल्ड अकाउंटेंट ने जो क्या किया, क्योंकि अहमद भाई तो ये गलती नहीं करते, ठीक है, एरोनियसली ओल्ड अकाउंटेंट ने PPE डेबिट करके कैश क्रेडिट कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद माशाल्लाह डेफिसिट भी करते रहे, हालांकि होना चाहिए था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट। तो अब एक तो आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रेक्टिफाइंग एंट्री जब करनी है, तो आपने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हम अपनी वर्किंग तो करें ना, जो हमने करनी होती है। ठीक है, तो 2018, 2019 ਤੇ 2020 ऐसे ही कर लेंगे, जहाँ एंट्री होती जाएंगी जी। अच्छा, सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेबिट करो और PPE को क्रेडिट करो। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाली एडजस्टमेंट इसलिए करा रहा हूँ, चलो ये एरर सही, पॉलिसी चेंज भी तो ऐसे ही चलता है, देखा जाए तो पॉलिसी चेंज भी ऐसे ही चलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये गलती ना होती, बल्कि वो यूँ कहते, सवाल यूँ होता कि जी एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट था, हमने सोचा है कि जी उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मतलब उसको किराए पे दे दें, ठीक है, हमारे यूज़ में था, खाली करा लिया, तो हम पॉलिसी नहीं बल्कि सॉरी, वो ऐसे नहीं, वो पॉलिसी चेंज नहीं, वो तो ट्रांसफ़र है। पॉलिसी चेंज क्या है, हम कॉस्ट मॉडल पे चले आ रहे थे 3 साल से, सोचा है फेयर वैल्यू मॉडल लगा ले, तब भी तो ऐसे ही होना है। ठीक है, बस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ठीक होगी, ये पहली एंट्री नहीं होगी, बाकी तो सब वैसे ही होना है। डेफिसिट चार्ज करते रहे जो रिवर्स करनी है, वो फ़खर या KEL में से करवानी है, उसकी एडजस्टमेंट भी एक, अब इसके बाद वही करते हैं। ठीक है, अच्छा मेरा दिल है फ़खर वाला करूँगा, एडजस्टमेंट तो सेम है, KEL में ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि आप नए जोश जज्बे से अगर नहीं किया तो दोबारा कर सकें। ठीक है ना, फ़खर करा दूंगा। अच्छा जी, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट करके PPE क्रेडिट कर लिया हमने। अब जो जनाब आपने PPE को क्रेडिट किया है, ये पहले जो डेबिट किया था ना, तो 200 रुपये से, तो ये डेप्रीशिएट होता आ रहा था। अगर अब आपने इसको क्रेडिट किया है, तो फिर आपको डेप्रीसिएशन को भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कम करने की एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो PPE डेबिट और डेप्रीसिएशन क्रेडिट। और कोई अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखना चाहे तो बेशक लिखे, कोई मसला नहीं है, बाद में करेक्शन करते हुए ब्रैकेट में PPE लिख लेना। तो क्या कह रहा है जी, स्ट्रेट लाइन पे 20 साल पर डेप्रिशिएट करते आ रहे थे, मतलब यकम जनवरी 18, एक तो ये शुक्र है साल के पहले दिन 2018 में इसको खरीदा गया था,
तो फिर ये कितने से डेप्रिसिएशन कर दी थी इन्होंने, 200/20, ठीक है जी। तो ये आ गया जनाब 10, तो 10 रुपये की डेप्रिसिएशन ये, ठीक है जी। अच्छा अगली बात ले ला यार, तेरी मेहरबानी भाई, ये हर साल ही अब ये मामला चलता जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपने चूँकि अब करेक्शन की है, 18 में तो आपकी गलती सही हो गई, ये तो 19 में भी होना हो गया हुआ है, तो इसको 19 में भी सही करेंगे। तो डेप्रिसिएशन उल्टा दो, पीपीई डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट 10 से, फिर 2020 में भी यही काम कर दो। स्ट्रेट लाइन है, शुक्र है। अच्छा रिड्यूसिंग बैलेंस बताओ तो क्या होता, बहुत डिटेल वर्किंग कर लेते हैं, और क्या होता, ठीक है। पहली एंट्री कोई नहीं करनी बार बार, वो एक बार आपने गलती से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बना लिया था, तो वो एक बार ही सही करना है, ठीक है। अच्छा तो 2020 के अंदर भी पीपीई डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट 10 रुपये से, ठीक है। अब ये तो आपने एक तो आपने क्या कर लिया, आपने अपना पीपीई क्रेडिट करके यानी ख़त्म करके आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो रिकॉर्ड नहीं की थी इस गलती को सही कर लिया। अब अगर खुदा न खास्ता स्ट्रेट लाइन मेथड ये वहाँ पे कॉस्ट मॉडल हुआ तो फिर मेरे ख्याल में डेप्शन गलत ही हमने की रिवर्स, फिर हमें उसको रहने देना चाहिए था। लेकिन अगर फेयर वैल्यू मॉडल हुआ तो ना खास्ता फेयर वैल्यू, देखो ना यहाँ पर क्या है, अगर वो कहता इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल नहीं कॉस्ट मॉडल लगाते हैं तो फिर तो सेम ही रहना था, फिर शायद डेप्शन उठाने की जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन इतना अच्छा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। वो क्या कहेगा आगे, क्या कह रहा है, द फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैज इंक्रीज्ड बाय और ZL follows cost model for PP and fair value model for। अहमद मेरी बात समझ आई है। अगर वो कहता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी कॉस्ट मॉडल है तो हम कहते हैं यार बस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को सही कर लो, डेप्रिसिएट तो पीपीई के नाम से पहले भी होगी, तो एक्सपेंस तो सेम ही रहना है, उसमें तो चेंज नहीं होना। लेकिन एडा चंगा वो है नहीं, तो उसने क्या कहा भाई पीपीई कॉस्ट मॉडल पे था, हमने कहा अच्छा मतलब डेप्शन होता रहा, रिवर्स कर दी। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गई है जी, डेबिट हो गई है, अब क्या करें, हमने कहा इस पे फेयर वैल्यू मॉडल लगता है और हर साल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 10% बढ़ती है, ठीक है। तो अब बड़े हो जाए ना, वैसे तो मैं लेजर बना देता हूँ। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी 1 जनवरी 2018 पर आपने ये करेक्शन करके यहाँ पे लिख दी, ठीक है, मैं पीपीई के साथ लिख देता हूँ, ठीक है। करेक्शन कर लिया आपने, 200 अब इधर आ गया। अब ये 200 जिधर आया है वो कहता है इतना आसान कर दिया इसने एडजस्टमेंट को, ठीक है। वो कहता है जी 31 दिसंबर 18 पर कैरी डाउन क्या होना है, कितने % बढ़ रही है, तो 200 इंटू 1.1 कर लो, 220, आपकी मर्जी है। या 20 रुपए का इंक्रीज यहाँ पे भी आप निकाल सकते थे, 200 का 10% यहाँ लगा देते, 20 ऐड करके वो बैलेंसिंग निकाल लेते, कोई मसला नहीं। तो ये 20 रुपए का फेयर वैल्यू गेन है जिसको आपने पीपीई में डाल, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा कि यूं करो वर्किंग, यूं करो वर्किंग ब्रैकेट के अंदर, अब बड़े हो जाओ। क्या जी 200 रुपये था, ये 1.1 से बढ़ गया, ठीक है। अब ये कैलकुलेटर पे आंसर आ गया आपका, इसमें से माइनस कर दो 200, तो ये 20 रुपये जो है वो आप यहाँ पर एंट्री कर दो। आपको ज़बानी देखकर चलना चाहिए, और अगर ना ज़बानी समझ आए तो बेटा लेजर मैंने अपने जैसों के लिए ही बनाया जिनको समझ ना आ रही हो, ठीक है, वो फिर बेशक लेजर बना ले, कोई मसला। ओके चल, तो ये 20 रुपीज़ से गेन आया है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और फेयर वैल्यू गेन PNL में क्रेडिट 20 से। अच्छा अगली बात, अब जो बढ़ी हुई वैल्यू होती है ना उसी से आगे बढ़ती होती है, फिर पता है ना। तो फिर 2019 के अंदर आप कहोगे जी 200, वो निकाल लेते तो अच्छा होता वैसे, है ना, वो निकाल लिया होता ना हमने तो अच्छा हो जाता, क्योंकि वो ज़रा फिगर नज़र आ जाती। 200 इंटू 1.1 था, ये बना था 220, इसके आगे लिख दो वर्सेस 200, तो ज़रा जी फाइनल -200 करना है। चलो वर्सेस तो इसलिए कह रहा था कि आपको ज़रा इजी हो जाएगा, माइनस करें या वर्सेस करें, वर्सेस भी ठीक है, नंबर मिलेंगे, ये ज़्यादा फ़ायदा लग रहा है मुझे इसको लिखने का। क्यों, अभी बताता हूँ। देखो 200 जी फरमाइए, 200 से उठाकर लाए हम 200, अब इस वक्त मेरी प्रॉपर्टी किस पे आ चुकी है, 220 पे। अब अगले साल में आया, मैंने कहा जी 220 को आप ज़रा 1.1 बढ़ाएं, कितना आता है, 242,
वर्सेस अब 220 पे पड़ी थी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आपने अब ये वाली कुश्ती लड़वाई, ठीक है जी। तो 220 केओ हो गया। ओहो, 220 क्या हो गया जी? केओ। केओ समझते हो? बड़ा समझते हो, ऐसी बातें बड़ी समझते हो, फजूल बातें जी। तो आपने 220 से 242 में लाना है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन 22 रुपये से। अब आपकी तो लेजर बनाने में टाइम बच जाता है इस तरह से, ठीक है। आपकी प्रॉपर्टी अब 242 पे पहुंच चुकी है, ये तीर बता रहा है। ऐसे हो तो नंबर नहीं मिलेंगे भी, मिल जाएंगे इंटू 1.1 और बढ़ गया, ये कितना हो गया? 267 कर दूं वर्सेस, अच्छा 0.2 है, 266 वर्सेस 242। अब 242 से 260 तो 24 रुपये का गेन आ गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन। अच्छा, कभी लॉस भी आना चाहिए था, लेकिन सवाल ही बस उन्होंने इतने अच्छे बनाए हुए हैं, आसान। ठीक है जी। अब ये जब हो जाए तो उसके बाद क्या रह जाता है? उसके बाद तो बस फिर क्वेश्चन बैंक 8, ठीक है। ZL 7 जाहिद, ठीक है। अब इसके बाद वो जो मर्जी कह दे, चेन इक्विटी कह रहा है तो बहुत अच्छी बात है, गलत वाली उसने खुद दी हुई थी। अब ये तो बैलेंस शीट आइटम है, पीपीई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये तो बैलेंस शीट आइटम है। चेंज इन इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल होता है, रिटेन अर्निंग होती है, सरप्लस होता है, वो तो इनमें कहीं पे भी नहीं हिट हो रहे। एक ही प्रॉफिट्स जो आते हैं उनकी एडजस्टमेंट है। तो पूरे सवाल में मेरे लिए रेलेवेंट अब जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये 10 का एक्सपेंस, ये 20 की इनकम, 10 का एक्सपेंस, 22, यानी अखीर हुई पड़ी है। 18 की गलती 19 ओपनिंग में, 19 की गलती 19 में, 20 की गलती 20 में सही करनी। एक्सपेंस कम हो रहा है, इनकम बढ़ रही है। तो प्रॉफिट 34 से बढ़ेगा 20 का, प्रॉफिट 32 से बढ़ेगा 19 का, और ओपनिंग में 30 रुपए का इंक्रीज है, यानी कि एक्सपेंस कम हो रहा है और एक इनकम बढ़ रही है। ठीक है, आ जाओ इससे अगले पे, 8वें पे आ जाओ, सुप्रीम सीमेंट। ये सवाल कर लें। अब देखो भाई, ये सवाल आप लोगों ने कितने बच्चों ने ट्राई किया है? ये मैंने होमवर्क में दिया था ना, ऑप्शनल है, चले फिर आज से लाजिम है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी तो अब मैं बनवा नहीं रहा आपसे इस सवाल में, क्योंकि इस सवाल में सारी एडजस्टमेंट्स क्या है जी? राइट शेयर्स वर इशू, दसो जी। कैश एंड बोनस डिविडेंड की बारिश, दसो जी। ये अब आपको चैलेंज करेगी एडजस्टमेंट। ये नंबर 2, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम गिवन। नंबर 1, ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, ले दे के ये एडजस्टमेंट है जो मेरी IS 8 की है, ठीक है। तो अगर ये वाली एडजस्टमेंट निकाल दे, यानी अगर मैंने स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी का अलग से टेस्ट लिया होता ना, तो मेरे पास एक टेस्ट बना हुआ है। उस टेस्ट में मैंने क्या किया हुआ है, इस सवाल में से ये 0.3 उड़ाकर बाकी रिक्वायरमेंट यही रखी हुई है। यानी IS 8 ना अप्लाई हो तो सादा सवाल, ठीक है, तो वो उसी तरह से ही है, बस ये एडजस्टमेंट बीच में करा रहा हूँ। इस एडजस्टमेंट का असर क्या पड़ता है? चेन इक्विटी बनाते हुए सिर्फ प्रॉफिट्स को एडजस्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको ये एडजस्टमेंट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले वैसे एक नज़र डाल लें, इस सवाल में कोई ऐसी काबिल जिक्र चीज़ ही नहीं है जो आपको परेशान करे। 31 दिसंबर 11 और 10 के शेयर कैपिटल है, यानी यहाँ पे लिखोगे 31 दिसंबर 10 से 31 दिसंबर 11 ताकि गलती ना लगे। तो शेयर कैपिटल आ रहा है, अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट आ रहा है। इसमें एक और भी मसला है, वो फिर आप घर पे देखना ना जब ट्राई करना, तो ठीक है। ओपनिंग वगैरह को देख लेना कि शेयर कैपिटल पिछले साल इतना था, चलो खैर वो तो देखेंगे आप। मैं फिलहाल सिर्फ आपको IS 8 की एडजस्टमेंट करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिल है अगर एक ये हो जाए ना, तो फिर वो जो मैंने इकट्ठी नज़र नहीं पड़ गई मेरी, जहाँ पे नोट दिखाया था वहाँ पे ना असल में कुछ 6-7 सवालों की जर्नल एंट्रीज हुई पड़ी हैं इकट्ठी। वो शायद पिछली से पिछली अटैम्प्ट में मैंने इकट्ठी की थी एक जगह पे, ताकि आपको वो जर्नल एंट्री सिखा सकूँ। तो इसकी डिस्कशन के बाद फिर मैं जर्नल एंट्री सिखाऊंगा आपको, और कल फिर इंशाल्लाह एस्टीमेट चेंज का नोट करने के बाद बार्ड ही है, ठीक है। अच्छा, बार्ड को हम किसी और दिन भी कर सकते हैं और कल कैश फ्लो भी शुरू कर सकते हैं, एक बात कर रहा हूँ, लेकिन ये तो डिपेंड करता है मूड पे, ठीक है। अच्छा, वैसे आपस की बात है, नहीं सैटरडे नहीं है अभी, आज क्या है? बुध है, आज जुमेरात है। वैसे वाकई अगर कल मैं शुरू कर दूं तो परसों सैटरडे
और कल ना करूँ तो परसों को पक्का सैटरडे कैश फ्लो नया टॉपिक। अब मेरा कसूर है कोई? देख मेरा कहाँ देखो कसूर है। बस ये छोटी मोटी चीज़ें अब इकट्ठी करता जा रहा हूँ एंड के लिए, कि MCQs वगैरह, IAS चेंज इन इक्विटी के MCQs भी मैंने डिस्कस नहीं किए, करेक्शन वगैरह के भी नहीं किए, IAS 8 के तो खैर अभी IAS 8 ही नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, तो ये नहीं किया मैंने, तो इनमें से अब देखते हैं इनकी क्या सेटिंग बनानी है। अभी तो बड़ी फ्लो के अंदर चल रहा है काम, तो शायद कैश फ्लो पे चले भी जाएँ कवर। बार लिमिटेड का सवाल बिल्कुल करना है और मैंने करवाना है। अब ये कब करवाना है, ये अभी एक डिसीजन लेना है। अगर कैश फ्लो पे कल ज़हन बन गया मेरा, तो क्योंकि देखें एक दिन ना ज़रा कम है, एक दिन थोड़ा सा कम है। मैं पास पेपर का एक सवाल है 7वां यार, फजूल सा। अच्छा, इतना भी नहीं है, करेंगे तो समझ आ जाएगी। असल में ना कैश फ्लो के लिए आपको एक दिन कम है सही से समझने के लिए, और 2 दिन मुनासिब हैं, संडे बीच में आ रहा है। तो मेरी ये चाहत होगी कि कैश फ्लो आपका इस संडे पे तैयार हो जाए। उसके बाद फिर 6, 7, 8 दिन जब तक तसल्ली नहीं होगी, वो तो हम प्रैक्टिस करते ही हैं मुख्तलिफ सवालों की, लेकिन ये मौका आ रहा है तो इसलिए हो सकता है मैं कल स्विच कर जाऊँ कैश फ्लो पे, तैयारी करके आना, नवे कपड़े पा के आना। और हो सकता है कल ना हो, कल हाफ लेक्चर में थोड़ी सी कैश फ्लो पढ़ा दूँ, थोड़ी सी डिस्कशन, लेकिन फिर परसों तो इन एनी केस ज़िंदगी का पहला सवाल कैश फ्लो का होने जा रहा है आपका। तो फिर उसी सवाल को मैं कहूँगा 3 बारी करके आना इतवार को, क्योंकि वही बुनियाद होनी है। उसके बाद फिर ज़िंदगी के हर सवाल को करने के लिए आप चलते रहेंगे। अच्छा, टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर 10, 11 एंड 12 अनऑडिटेड। ये डेटा फिर आपके मतलब के हिसाब से नहीं लिखा हुआ, बेशक बना लेना जैसे मैंने बनाया था मुआनी में, ठीक है, बातें ना करो। अच्छा, उसके बाद ये एडजस्टमेंट मैंने आपको करवानी है। उससे आगे आगे जंप हमारे कैश डिविडेंड और बोनस है, ये लास्ट 3 ईयर्स का गिवन है। हमने लिख लेना है अपने पास 12 और इंक्लूडिंग कंपैरेटिव है तो 11, तो 11 और 12 में जो जो आते हैं वो टिक कर देना, बाकी उड़ा देना, ठीक है। और राइट शेयर्स इशू हुए हैं। तो बस आ जाओ आप पॉइंट नंबर 3। सवाल करोगे इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, लेकिन पॉइंट 3 में मसला आना है थोड़ा टेक्निकली, अगर ध्यान से करोगे तो वो पहले ही कर लेते हैं करेक्शन। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12 इट वाज, पता लगा कि मशीनरी जो 1 जुलाई 11 को हमने परचेज की थी 350 मिलियन की, वो एरोनियसली डेबिटेड हो गई है इंस्टेड ऑफ, और SCCL डेप्रीशिएट करता है इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, और एडजस्टमेंट नहीं की गई इस एरर की। अगर अगली बात मैं छुपा दूं तो ज़्यादा मसला है। खैर चले छोड़ें, आपको ये तो समझ नहीं आनी। फिलहाल मैंने ये छुपा दिया कि वो क्या कह रहा है, कौन सा सिस्टम यूज़ करता है, इसको छोड़ो, ज़रा पहले गलती सही कर लें, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा है जी, 2012 में हम खड़े कहाँ पे हैं, 2012 में। अच्छा माशाल्लाह, चलो ये तो इसी साल में है ना, नहीं 2012 में पता लगा है कि 2011 में 350 मिलियन की एक मशीनरी को गलती से स्टॉक इन ट्रेड में डेबिट कर दिया था। यानी कि मैं यूं कह रहा हूं कि अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ने होना था जिस चीज़ से डेबिट, वो चीज़ आपने कर दी है। वो क्यों मैं कह रहा हूँ स्टॉक इन ट्रेड का लेजर क्यों बना रहा हूँ, इन्वेंट्री का लेजर क्यों मैंने बना दिया। अब ये तो देखना पड़ेगा ना, अगर सवाल चुप होता तो मैं ये काम नहीं कर सकता था, परचेजेस को एडजस्टमेंट डालता और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कहता कि ये तो फिजिकल काउंट से आया है। लेकिन उसने क्या लिखा हुआ है, कहता है SCCL यूजेस परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड, मतलब इन्वेंट्री का लेजर बनेगा, ओपनिंग ब्रॉड डाउन के तौर पे लिखेंगे, डेबिट्स इसमें आएंगे, क्रेडिट्स इसमें से निकलेंगे, क्लोजिंग बैलेंसिंग यहाँ से निकलेगा, ठीक है। ये पूरी कहानी है पहाड़ी, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या है, गलतली क्या हुआ है, गलतली क्या हुआ है, एक PPE का आइटम था 350 का, देखो ना इधर ब्रॉड डाउन होगा कुछ, ठीक है। उसके बाद आपने इन्वेंट्री जब जब खरीदनी है, आप परपेचुअल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो आप क्रेडिटर्स का कैश को, यानी कि क्रेडिट या कैश परचेजेस को आप इन्वेंट्री अकाउंट में डेबिट करते रहते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो होती हैं, जब इन्वेंट्री बिकती है तो इन्वेंट्री का बिकना वो इन्वेंट्री में क्रेडिट करते हैं, और साथ के साथ आपको पता है ना, हाँ ये बाय प्रोडक्ट साथ ही बनती है। ये इन्वेंट्री की रिवीजन जो थोड़ी सी की, इतनी ही ज़रूरत थी तभी इतनी की थी, जो मर्जी सवाल करा लो, पढ़ के आप आए थे, लेकिन अपने मतलब के हिसाब से बहरहाल करना होता है। अभी कॉस्ट ऑफ सेल का कोई ओपनिंग नहीं होता, तो ये एंट्री आप यूं किया करते थे, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, यानी मैं यूं लिख दूं, ठीक है, कि ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल में चलेगी फिगर, ठीक है।
एक और सेल हुई तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल आपकी ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग करके बैलेंसिंग नहीं आया करती, परपेचुअल सिस्टम में कॉस्ट ऑफ सेल इस तरह से बना करती है। ये भी समझाया हुआ आपको, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही सेल रिटर्न, अब ये ना कहना सेल रिटर्न होगी तो भाई इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगा, ठीक है। परचेज रिटर्न होगी तो इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगा, वो उसका मसला नहीं है, वहाँ पे क्रेडिटर वगैरह आ जाएंगे, कोई मसला नहीं, ओके। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ सेल इधर आ जाएगा, वो ठीक है, वो छोड़ो, ठीक है, सादा बात रखें। अच्छा, अब गलतली क्या हुआ है जी, गलतली क्या हुआ ये तो बताओ, गलतली क्या हुआ। गलतली आपने एक 350 रुपए का एक एटम था जिसको आपने रिकॉर्ड तो करना था पीपीई में, गलती से कर गए इन्वेंट्री में आप। तो मैं अज्यूम करता हूं कि आपने एंट्री पास की, मैं कह रहा हूं अज्यूम करता हूं कि आपको करना चाहिए था पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट, जिस साल में भी किया आपने, लेकिन गलतली आप क्या कर गए, डन बाय अकाउंटेंट क्या है जी, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये मैं आपको गलती करके दिखा रहा हूं जरा लेजर में ना, ये गलती आपने लेजर में ये कर दी कि इन्वेंट्री का अकाउंट डेबिट करके आपने कैश को क्रेडिट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब कहीं पे स्टॉक स्टूक दिया हुआ है, फिगर नहीं ना दी हुई। अच्छा, कुछ अज्यूम कर लें, चलो जो भी अज्यूम क्या कर, क्वेश्चन मार्क है ना हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास आ गया स्टॉक, हाँ जी, यहां तक को मसला, ये गलती है, ये क्या है, यानी ये जानना चाहिए था पीपीई में, ऐसे ही है, चला आया इधर, ये गलती समझ आ गई है। अब इस गलती को मैं करने लगा हूं सही, ठीक है। पीपीई डेबिट होना था, नहीं हुआ, कर लेंगे। इन्वेंट्री गलत डेबिट हुआ है, सही करने के लिए क्रेडिट कर लेंगे। कैश की गलती तो अकाउंटेंट करता नहीं है, दूसरा इंपैक्ट सही है जी, ठीक है, टेंशन ना लें इसकी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ जी, 2011 और 12 2 साल है ना हमारे, वैसे इतने, चलो ठीक है, इतने खुले दिल से मैंने 2 साल आज बना दी, खैर। अच्छा जी, अब इधर देखें, 2011 और 2012, ठीक है, जुलाई जून वाला साल है, फिर तो बहुत आसान है, फिर तो यकम जनवरी 31 दिसंबर भी हम नहीं लिखते हैं अभी अहमद, ठीक है, और आसान हो जाता है। अच्छा, अब यकम जुलाई 11 पर ये गलती हुई थी, खैर हम गलती को सही कर लें पहले। तो भाई पीपी को डेबिट करना था मेरे दोस्तों 350 से, आपने इन्वेंट्री को गलती से डेबिट कर दिया 350 से, तो इन्वेंट्री को प्लीज क्रेडिट कर लीजिए 350। आज तक खुली था है, वड्डे वड्डे करके लिखो जी, हाँ जी। अच्छा, अब चूंकि आपकी ये गलती का असर आपकी डेप्रिसिएशन पे भी है, तो पीपी जैसे बढ़ रहा है, डेप्रिसिएशन को भी बढ़ा लें, यानी कि वो एक आपका एक एसेट रिकॉर्ड होने से रह गया था ना, तो जब रिकॉर्ड करोगे तो डेप्रिसिएशन भी रह गई थी, वो भी करोगे। तो दूसरी एडजस्टमेंट क्या होगी जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट पीपीई क्रेडिट, ठीक है। 20% रिड्यूसिंग बैलेंस है यार, अगले साल का भी करना ही है, चलो फिर निकी जी वर्किंग एक और खोलो, ये होगी आपकी वर्किंग जो भी होगी 1 या जो भी नंबर होगा, ठीक है। ये एक और वर्किंग, यहाँ पे मुश्किल है थोड़ा सा मेरे लिए, मैं आसान करता हूँ अपने लिए, ठीक है। वो क्या है, वो ये है जी, यकम जुलाई 2011, वो बस नहीं लिखते अब, कॉस्ट कितनी है 350। अच्छा, अब ये 6 महीने की डेप्रिसिएशन आनी है, तो 31 दिसंबर 11 पर डेप्रिसिएशन 350, मैं यूँ लिखता हूँ, चलो 350 इंटू 20% जी आंसर 35। तो 35 वहाँ निकाल सकते थे, बिल्कुल आप सही ये कितना था 350, 35 निकाल के वहीं पे माइनस कर लेते, खैर चलो। अब अगला क्या आ गया जी मेरे पास, 315 की बुक वैल्यू आ गई, और उसके बाद 31 दिसंबर 12 वाले साल में भी ये गलती तो हुई पड़ी है ना, तो ये आगे भी चल गया काम। तो रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो अब 315 पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन 20% निकालो, 63। ठीक है। बस अब डेप्रिसिएशन बढ़ाओ, वर्किंग से लाया आप डेप्रिसिएशन डेबिट और पीपीई क्रेडिट, ठीक है जी। उठ जाओ, ये अलार्म बज गया जी, पीपीई क्रेडिट, 35। इसको मैं एडी छेती इंजी पता लगा ना कि मेरा अलार्म इंज ही है। खैर 3-4 नस्ल के हैं,
एक वो टो 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 नींदर ही मेरी आओ जी की करा मैं। हॉस्टल लाइफ से ऐसा ही है, फ्लैट लाइफ में भी मेरे साथ के दोस्त कहा करते थे यार ये तो अलार्म ना लाया कर, तेरी मेहरबानी, ठीक है, तू आप तो उठता कोई नहीं है, नाल दे कमरे जो सानू उठ के आना पै जाना। तो मैं कहता था यार ऐसे लिए तो लाना वहाँ, चलो कोई उठ के मैनू उठा दे। फिर वो सर्विसेज सारी की सारी शिफ्ट हो गई बेगम को, फिर वो अब इस सज़ा से गुजरती है, ठीक है जी। तो लेकिन डिफरेंट टाइम के ऊपर होते हैं ये, नमाज के वक्त, फिर नमाज के बाद खुदा ना खास्ता बंदा सो जाए तो उस पर 4 अलार्म लगे होते हैं, इतने बजे, फिर 5 मिनट 10 मिनट बाद। अब क्या बताऊं मैं, ये मसले मसाइल आपके साथ भी होंगे, ठीक है, मेरे साथ भी हैं। डेप्रिसिएशन डेबिट, तुम लोग माशाल्लाह बोल दो अच्छी नींद है तो क्या हो गया, नजर लगाओगे? माशाल्लाह बोल दिया ना, नहीं माशाल्लाह बोलते हुए डेथ पड़ती है। हाँ, हाँ। अच्छा जी, अब शैतान आपको आके वर्गलाएगा क्या यार, इन्वेंट्री के चेंज होने से तो कॉस्ट ऑफ सेल चेंज होती है। तो अब थोड़ा थोड़ा हमें समझ लेने लग गई है कि इन्वेंट्री का चेंज होना कॉस्ट ऑफ सेल को सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री का छेड़ा जाना कॉस्ट ऑफ सेल को सिर्फ तब छेड़ा करता है जब पीरियोडिक सिस्टम हो। परपेचुअल सिस्टम के अंदर ये मसला कॉस्ट ऑफ सेल को हिट नहीं करता। उसकी वजह है, अब देखें क्या, मैंने अभी एडजस्टिंग एंट्री क्या की, मैंने कहा 350 क्लोजिंग इन्वेंट्री में से निकल जा, निकल मैं निकल गया, ने कहा चल पीपीई में चला जा, बच्चा जमूरा ने कहा चला गया, ठीक है। अब इस वजह से क्लोजिंग बिल्कुल ठीक होगा, जो भी क्लोजिंग फिगर थी उसमें से 350 अब माइनस हो जाएगा और करेक्ट वाली फिगर आ जाएगी। लेकिन ये कहां जानी है, बैलेंस शीट कहां जानी है, इसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे क्या पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल पे असर पड़ेगा तो प्रॉफिट पड़ेगा। क्या कॉस्ट ऑफ सेल मैंने यहां से बैलेंसिंग निकाली है, क्लोजिंग स्टॉक लिखने के बाद ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक करके कॉस्ट ऑफ सेल निकाली है, या कॉस्ट ऑफ सेल अलग अलग जा रही थी? तो इस 350 का कोई असर मेरी कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं पड़ा। तो शैतान ने जो आपको घर पे वर्गलाया था ना, वो इस बात से वर्गलाया था, ले स्टॉक की एडजस्टमेंट हो रही है और कॉस्ट ऑफ सेल को इंपैक्ट नहीं देना चाहिए था, पिछली वो फलां सवाल में एडजस्टमेंट में किया था, उसमें पीरियोडिक होगा। 11 में, ये 11 में है, 11 में 12 में जब भी है बेटा, 11 मैंने ये इन्वेंट्री का अकाउंट 11 का बनाया है, समझो मैंने 11 में सही कराया, आप 11 में सही करो, 12 में सही करो, कॉस्ट ऑफ सेल पे इसका असर नहीं पड़ना, ठीक है। 11 में जाके 11 को सही करना है ना, मैंने 11 में जाके 11 को सही किया तो 11 का क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल सही होगा, बैलेंस शीट के अंदर सही करेंगे उसको। अच्छा, फिर वो क्योंकि परपेचुअल है तो अगले साल का ओपनिंग भी गलत है तो वो सही कर, रीस्टार्ट भी करना पड़ेगा, बट इसका असर कॉस्ट ऑफ सेल पे नहीं पड़ना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल बैलेंसिंग नहीं निकल रही ना यहाँ पे। ये समझ आई है? ये पॉइंट सिर्फ इसलिए समझाया, वरना तो ये तो आपको समझ आ जाता है। अगली वाली बात की इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल को क्यों नहीं इंपैक्ट डाल रही इस एडजस्टमेंट में, वो समझ नहीं आती। पीरियोडिक होता तो डालती, क्योंकि पीरियोडिक में हम क्या करते हैं, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग करके कॉस्ट ऑफ सेल निकालते। तो अगर आपका क्लोजिंग सही हुआ यानी चेंज हुआ तो कॉस्ट ऑफ सेल ने बदलना था। नहीं समझ आई? क्या समझ नहीं आई? कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री क्या हो रही है, पहली बात कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री हो रही है, आपको यहीं से समझ आ गई, आगे जाई ना। कॉस्ट ऑफ सेल तो बैलेंसिंग निकल ही नहीं रही क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट से, बल्कि वो तो हम एंट्री से निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल पे तब असर पड़ता जब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक करके आपने कॉस्ट ऑफ सेल बैलेंसिंग निकाला था पीरियोडिक सिस्टम। ये परपेचुअल है, इसमें कॉस्ट ऑफ सेल हर सेल की एंट्री के साथ होती है। रिटर्न पे भी उलटा भी देते हैं उसको, परचेज रिटर्न, परचेज सेल रिटर्न, सेल, हर एक मूवमेंट पे एंट्री होती है। तो कॉस्ट ऑफ सेल तो रेडी स्टेडी एप्पल गो है, ठीक है, सही है। ये क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट आपके बैलेंस शीट वाले स्टॉक को छेड़ रही है, वो सही करेंगे, ठीक है जी। आधे बच्चे आए हैं, या मेरे सोने रब्बा। लो भाई, ये है आपका क्वेश्चन बैंक 8-7, ठीक है जी, नाम है इसका 8 है, कोई एक फैसला कर लो, मैं आप ही देख लेना। 8 है SCCL, 2 बारी है सी ना, शुरू हो जाओ। लो भाई फोटोग्राफर हो, बिस्मिल्लाह।
अच्छा, अब इससे अगला करते हैं बाद में। मेरा दिल है 5 मिनट में एक जर्नल एंट्री करा के बाकी सारी आपको होमवर्क दूं, ठीक है? 5 मिनट बड़े होते हैं, कम ही नहीं की देर है क्या? मैंने मशवरा मांगा है? मांगा हो मतलब लगा हो आपको मैंने मशवरा मांगा है? तो केस करा दो तुम, जा आगे आधी क्लास नहीं है, मेरा दिमाग आधा खराब हुआ है, छेड़ना नहीं ज्यादा मुझे इस वक्त। एडा मैं सरताज तलवार वाला। अच्छा भाई देखो बच्चों, मुझे पता है ना आप लोगों के लिए बेहतर क्या है। जब एक चीज़ करवानी है ना तो आई विल ट्राई कि उसको बेस्ट टाइम पे, बेस्ट मोमेंट पे, बेस्ट तरीके से कराया जाए। मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से कम पे कभी भी राज़ी नहीं होता, इसलिए मशवरे देने की ज़हमत ना किया करें मुझे। हाँ बाकी दे दिया करें मशवरे, मैं माजरत चाहता हूँ, इंसान को अल्लाह माफ़ करे, गुरूर वाली बात होगी, मशवरे देते रहा करें, करनी तो मैं अपनी में, लेकिन कोई आप लोगों की पसंद भी आ जाती है मुझे कभी कभी, नहीं पसंद आती यार तो सारियाँ मिटानियाँ पै गई। ये अभी तुम्हें बताता हूँ क्या करने लगे हैं, तुम्हें लग पता जाएगा। क्या क्या ऊंचा बोलना उस्ताद। क्या ये क्लास चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है? ओ नो, तो आजकल हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है। मैं अगर ये सोचकर काम ज़िंदगी गुजारने लग गया ना, रिकॉर्डिंग हो रही है मेरा ध्यान रिकॉर्डिंग पे चला जाएगा, पढ़ाई से हट जाएगा, मुझे तो पता ही नहीं होता, जो आ रही है जा रही है, बस जैसा है वैसा है। उन्होंने भी पता, उन्होंने भी छाड़ता, उन्होंने कहा हर लेक्चर चेंज चवला होनी है ना, केड़ी कड़ी ऐसी, तो उन्होंने छोड़ दिया। अब बच्चों ने सोचना भी, ठीक है? तो फिलहाल आप लोग तशरीफ लाएं। ये जनाब आपके पास क्वेश्चन बैंक 9 अभी कराया, नजर आ रहा है? WL करा चुका हूँ, प्रैक्टिस सेट 1 करा चुका हूँ। पेज नंबर्स में थोड़ा प्लस माइनस हो सकती है, ये देख लेते हैं। ये पिछली से पिछली बार वाला है, हो सकता है कोई पेज नंबर आगे पीछे हो, इससे परेशान ना हो आप। सवालों की नंबरिंग में कोई ना आगे पीछे हो सकता है मामला। आसिफ इंजीनियरिंग चौथा ही था, ये कल कराया आपको, ठीक है? ML पास प्रैक्टिस सेट 1 ये 8 है। चलो जी, अब ये सारे सवाल, ये कौन सा है? ML मार्वलस। तो ये सारे सवाल मैंने आपको करवाए हुए, ठीक है? सारे सवाल आपको करवाए हुए हैं बच्चों। इसके अंदर बस वो वर्किंग्स मैंने उठा ली हैं जो हम 1 बाय 1 किया करते थे। ये ZL अभी करवाया है, ये KEL जो आपको नहीं करवाया ये भी करवा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? ये भी करवा दूंगा। फिलहाल तो मैं सिर्फ आपको सिखाने आया हूँ जर्नल एंट्री। तो सबसे पहला सवाल हमने जिंदगी में किया था प्रैक्टिस सेट 1। अब सवाल में लिखा हुआ था 2003 में हमने पॉलिसी चेंज की है, ये मसले आए हैं 1 2 3 में, मतलब मामला चेंज करके लाना पड़ा है। बनाओ इनकम स्टेटमेंट, बना दी। बनाओ चेन इक्विटी, बना दिया हमने। बैलेंस शीट बनाओ, बना दी। उन्होंने कहा नोट बनाओ, बना डाला। एक चीज उसने कही थी, चेक करो जाकर, रिक्वायरमेंट ई थी गालिबन, पास जर्नल। तो आपका जवाब आया जर्नल एंट्रीज तो पास कर दी हैं, ये और क्या है? ये और लेला बने हुआ है, ये भी तो जर्नल एंट्रीज ही हैं, ठीक है? आपने मुझे कहा कि ये क्या है, जर्नल एंट्रीज तो हैं, तो मैंने आपसे कहा नहीं बेटा, ये वो जर्नल एंट्रीज नहीं है जो सही वाली हैं। क्या मतलब, हमने सारा टॉपिक गलत पढ़ लिया फिर? असल में ये एक वर्किंग है, ये एक वर्किंग है जिसके ऊपर आपका ये स्ट्रक्चर, बेसिक बुनियादी स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर पूरा IAS 8 का सवाल खड़ा होता है आपका। आपने देखा, इसी से हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई, इसी से बैलेंस शीट बनाई, इसी से चेंज इन इक्विटी बनाई, इसी से नोट भी बनाया। तो आज जर्नल एंट्री जो करनी होती है ना, हाथ सट है, थपकी न लाया, वो भी इसी से करेंगे, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या है, एक बुनियादी वर्किंग है जिसके ऊपर आपका सारा IAS 8 का टॉपिक खड़ा होता है। लेकिन ये क्यों नहीं है सही एंट्री? लॉजिकली से सोचें तो बेटा, हम इस वक्त 2003 में खड़े हैं। आज खड़े होकर
आपने 2001 क्या आप डोरेमोन है, टाइम मशीन में बैठ के चले गए, यहाँ पे जाके आपने एक्सपेंस को डेबिट क्रेडिट कर लिया, वो तो पीएनएल फॉर द ईयर होता है, वो तो गुजर गया हुआ है, ठीक है। तो आपने बैलेंस शीट तो एज ऑन है, बैलेंस शीट के आइटम्स तो आपके सारे पड़े हुए हैं, प्लांट है, मशीनरी है, डेटर है, क्रेडिटर है, जो भी है। इनकम एक्सपेंसेस अगर 2000, 2001, 2002 वाले हैं तो वो तो आपके हाथों से निकल चुके हैं। आपके पास तो सिर्फ क्या चीज है इस साल के अंदर, रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स। तो जर्नल एंट्रीज जो है वो यही वाली यूज करते हुए आपने क्या करना है, अब बड़े ध्यान से देखिएगा। हम कहां खड़े हैं? 2000, कहां खड़े हैं हम? 2003 में खड़े हैं, ठीक है। अब मैं यहां पर आपके लिए एक बात लिखने लगा हूं, ये एक ही कराऊंगा, टाइम ही कोई नहीं है, फिर कल आते साथ यही शुरू करूंगा। भाई समझ आए ना आए, बस आमीन करके निकलना है। मतलब मैंने इसलिए कह रहा हूं कि भाई एक है ना, अब ये सारों में ये काम करना है तो नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। लेकिन अब चूंकि टाइम खत्म हो गया इसलिए जान भी तो छुड़ानी है ना अब आपसे। आप सुनो, जनरल एंट्रीज में आप एक कंसोलिडेटेड जनरल एंट्री, ये कंसोलिडेटेड वो नहीं जो कंसोलिडेशन पढ़ते हैं, मैं कंबाइंड, पास कंसोलिडेटेड का लफ्ज ही अच्छा नहीं लगता, पास कंबाइंड, बल्कि कंसोलिडेटेड, बल्कि दोनों ही लिख देता हूं। कंसोलिडेटेड, भाई मैं कह रहा हूं ये कंसोलिडेशन नहीं है, मैं कह रहा हूं कि इकट्ठी, कंसोलिडेटेड या कंबाइंड दोनों लिख लेता हूं। पास कंसोलिडेटेड जर्नल एंट्री ऑफ 20x1 एंड 20x2 स्टैंडिंग इन, कहां स्टैंड कर रहे हो आप इस वक्त? आप तो 3 में खड़े हो, 20x3। यानी आपने 1 2 3 नहीं 2 1 2099 98 96 ले आओ कैमरा, तो ये सारी जितनी एंट्री सारी की सारी एंट्रीज को आपने कंबाइन करके एक एंट्री बनाना है, ठीक है, जितनी भी हो। अब मेरे सवाल में इतनी नहीं थी, मेरे सवाल में सिर्फ ये 2 हैं। अब इसमें करना क्या है, तरीका वारदात क्या है, बैलेंस शीट के आइटम्स उठा लेने हैं और उनका इंपैक्ट लिख लेना है। जैसे प्लांट 15 से क्या हो रहा है? डेबिट, कहते कम। प्लांट 15 से क्या हो रहा है? डेबिट, बढ़ रहा है। और फिर 17 से क्या हो रहा है? तो इन टोटल इन दोनों साल में, या अगर वो 10 साल भी होते तो इन सब में इंपैक्ट, कंबाइंड इंपैक्ट प्लांट पे क्या पड़ रहा है? प्लांट 32 रुपए से बढ़ा। तो आपने इस कंसोलिडेटेड एंट्री के अंदर आकर लिखा प्लांट 32 रुपए से डेबिट, ठीक है। प्लांट कैसे डेबिट 32 है जी? 15 जमा 17। अच्छा, असल में थोड़ा सा लेट होगी ना, आज क्लास शुरू होते हुए बच्चों के इंतजार करते, इसलिए थोड़ी सी बात आउट होगी, वरना आपको पता है मैं आजकल बिल्कुल टाइम पे छोड़ रहा हूँ आपको, ऐसे ही है ना। आज के लिए थोड़ी सी माफी, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, 10 मिनट वेट किया आपका। अच्छा, ये क्या है जी? प्लांट बढ़ा। इन दोनों सालों में कंबाइंड प्लांट पे इंपैक्ट क्या है? अच्छा, ऐसा भी हो सकता था यहाँ प्लांट बढ़ जाए, डेबिट भी आ रही थी, प्लांट बढ़ा, प्लांट कम हुआ, प्लांट कम हुआ, तो प्लस माइनस करके देख लेते, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट, नेट, ठीक है। ये कर लिया ना, उसके बाद इधर देखना जरा, सारे देखना जरा, सारे देखना, आंखें बंद करके, ये जो क्रेडिट है ना, क्रेडिट पहले लिख लूं, आंखें बंद करके रिटेन अर्निंग्स। बच्चे कोई नहीं सर जी, बस 2 मिनट दे दे मुझे, 1 मिनट दे दे बस, मैं पहले सवारियां पूरी करता रहा अड्डे पे, फिर बस चलाई, ठीक है। ये बात समझ आई है? अच्छा, वैसा भी हो सकता है किसी, ये जो 2 साल गुजरे हैं, किसी में प्लांट है, कोई लाइबिलिटी है, कोई एसेट है, जो भी है इकट्ठे कर लो। जैसे कोई डेटर क्रेडिटर एडजस्टमेंट आ रही है, कोई डेटर है, डेटर बढ़ रहा है प्लस डेबिट लिखा, क्रेडिटर बढ़ रहा है वो क्रेडिट साइड पे लिखा। जो भी उस एंट्री में बैलेंसिंग फिगर पड़े वो बैलेंसिंग फिगर लिख कर कहां फेंक दो? रिटेन्ड अर्निंग में। अच्छा, अब डीप डाउन जाके सोचो ना, तो ये रिटेन्ड अर्निंग्स ही हिट हो रही थी। कैसे? 15 रुपए से एक्सपेंस कम हुआ है और 17 से कम हुआ है पिछले 2 साल में, तो इसका मतलब प्रॉफिट्स 32 रुपए से इस अमाउंट से बढ़ गए, 32 रुपए टोटल से। तो अल्टीमेटली बात, लेकिन वो सोचना नहीं है, ऐसे करना है। क्या करना है? बैलेंस शीट आइटम्स के इफेक्ट को जनरल एंट्री में पहले लिख लें, और जनरल एंट्री में जो बैलेंसिंग फिगर आए उसे इधर मैंने लिखना था, आंखें बंद करके रिटेन्ड अर्निंग्स में फेंक दें। ठीक हो गया? ये होगी जनाब हमारी जो पुराने साल गुजर गए थे उनकी एंट्रीज। अब 2003 का क्या करें? 2003 का क्या करें?
कॉपी पे सब 3 तो हमारे पास ही है, तो उसकी एंट्रीज 1 है, 2 है, 3 है। प्लांट डेबिट, इंटरेस्ट, एक्सपेंस, क्रेडिट, कितने से जी? ये एंट्री एज इट इज कर देनी है, एज इट इज। जैसे इधर आओगे तो 15 और 16 की कंबाइन एंट्री करोगे और 17 में ये 2 हैं, 2 एज इट इज उठा के अलग अलग नहीं, यहां पर एक कंबाइन एंट्री करनी है। ठीक है, तो ये आपको मैंने सिखाया। उसके बाद मैं बल्कि यूं करें, 1 मिनट, ये 3 की पिक्चर लें, तो आपने मुख्तलिफ जगहों पे किए होंगे ना, जरा याद आ जाए। ये 3 की पिक्चर लें, एक मैंने करवा दिया है, अगले 2 भी करने हैं जो मैं कल आते साथ कराऊंगा इंशाल्लाह। ये जनरल एंट्रीज थी, हाँ बस ये जनरल एंट्रीज, बस अगर पर्चे में कहे जनरल एंट्रीज कर दो तो ये है। हाथ थल्ले करोगे तो मैं आगे जाऊंगा, मैंने लग रहा है हाले यही नहीं खींचियां गई। चलें आगे, नेक्स्ट आप ये 3 कर लो। सिर्फ निशानी के तौर पे आपके पास सवालों में हुए पड़े हैं। नाम आ जाए जरा, आसिफ इंजीनियरिंग है, क्वेश्चन बैंक 5 है, क्वेश्चन बैंक 8 है, बस नाम सामने आ जाए। सवाल तो आपके सारी वर्किंग या हुई पड़ी है या मैंने आज करवा दी। इधर तो चिंगर। नेक्स्ट ये रह गए। अच्छा, ये 2 भी हो सकते थे अगर किसी की तस्वीर सही ना आई हो तो। ये 2 मुझे ना बना ली, सही आ गई, रहने दो, वो ना बनाना। ठीक है, वो नोट है, वो तो पहले से दे दिया था ये। ठीक है जी, इन सब की जर्नल एंट्रीज आपने करके आनी है। ठीक है, और जो सवाल रह गए हैं, पास पेपर 7 तो मैंने खुद छोड़ा हुआ है ना, उसके अलावा जो सवाल रह गए हैं कोई भी ना रहे, अब आपने सारे कर लेने, इंश्योर करना है इसको। ठीक है, ओके जी। कल कैश फ्लो भी शुरू हो सकती है, वैसे चेंज इन एस्टीमेट भी शुरू हो सकती है, लेकिन चेंज इन एस्टीमेट छोटी चीज है, ऐसे भी हो सकता है आगे चलते चलते कहीं पे कर ले। ओके जी, अल्लाह।